हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 में पूछे हुए प्रश्नों के क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब डीसी मोटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है या किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन ए है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ऑप्शन डी है लेंज लॉ। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मोटर हो या जनरेटर हो, दोनों का दोनों आप कह सकते हो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। देखिए आपको पता होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। कहा जाता है कि जब कभी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पहला लॉ है ये। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को या मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और दूसरा लॉ कहता है कि ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो ये हो गया आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो कि करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं डीसी मोटर में, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है, ये ऑप्शन सी जो है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मोटर में जो है करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए होता है। और जब जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे मोशन ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जनरेटर में यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, और कह सकते हैं कि लेंज लॉ है। लेंज लॉ को भी आप जानते पढ़े हैं कि जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो वह उसी का अपोज करता है जिसके कारण से वह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया लेंज लॉ। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है, देष्ट धारा मोटर कार्य करता है किस सिद्धांत पे, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है फैराडेज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। दूसरा देखिए लाइटनिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ अंडर प्रोटेक्शन एट सब स्टेशन। कहा जा रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है लाइन और अर्थ के बीच में सब स्टेशन में कैसे कनेक्टेड रहता है। ऑप्शन ए इन पैरेलल विथ इक्विपमेंट, ऑप्शन बी इन सीरीज विथ इक्विपमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट। ध्यान रखिएगा लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है किसी भी इक्विपमेंट के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। ठीक, चलिए आइए इधर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी का हिंदी वर्जन भी है। एक सब स्टेशन में सुरक्षा हेतु त्वरित चालक लाइन के अर्थ के बीच में संयोजित रहता है, तो हो जाएगा उपकरणों के समांतर में, मतलब ऑप्शन ए और करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू ऑफ लो वोल्टेज डज नॉट एक्सीड अंडर नॉर्मल कंडीशन। कहा जा रहा है कि जो लो वोल्टेज का वैल्यू होता है नॉर्मल कंडीशन में मतलब बढ़ता नहीं है किस वोल्टेज से, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है 200 वोल्ट, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 300 वोल्ट और ऑप्शन डी 440 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या 250 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हिंदी वर्जन भी है, देख लीजिएगा। निम्न वोल्टेज का मान 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साधारण स्थिति में, तो वो आंसर हो जाएगा 250 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल ऑफ एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन का सिंबल क्या है। ऑप्शन ए वाला जो है ये देखिए, ये जो अगर इस प्रकार का सिंबल है तो ये किसके लिए रहता है, फैन के लिए रहता है। और ये जो ऑप्शन बी है ये आपका किसके लिए है, तो एग्जॉस्ट फैन के लिए। ये जो हो जाता है आपका इस प्रकार से रहता है तो ये हो जाता है एग्जॉस्ट फैन। समझ में आई बात। चलिए ये नेक्स्ट देख लीजिए, ये सीलिंग फैन का ये मतलब वॉल फैन जो होता है वो सी का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए एक सिंबल दिया हुआ है और सिंबल का पूछ रहा है कि वह सिंबल किस चीज़ का है। द सिंबल इस सिंबल का साइन दिया हुआ है रिप्रेजेंट्स 4, वह किसके लिए है। तो ऑप्शन ए है एरियल, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर और सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। क्लियर। देखिए एरियल का जो होता है, एरियल का कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, स्विचेज का मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से, और सॉकेट आउटलेट जो होता है इसी को बस उल्टा करके याद कीजिए। देखिए ऐसे करके मैंने बताया था सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर का, और इसमें अगर एक और ऐसे कर देते तो ये हो जाता 15 एम्पियर का सॉकेट। इसी को क्या किया है, ये कुछ इस तरह से कर दिया है। तो ये करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 एम्पियर का सॉकेट। ये जो सिंबल है किसका है, 5 एम्पियर सॉकेट। इसमें स्विच नहीं होगा, मतलब विदाउट स्विच होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदी में वही दिया देख लीजिएगा। रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज इनवर्सली एज। देखिए रेसिस्टेंस आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L/A।
तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लेंथ, रेसिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन बी डी टेम्परेचर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहते हैं कि चलिए ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। हाईली स्किल्ड मतलब इसमें से वायरिंग दिया हुआ है, टाइप ऑफ वायरिंग, और इस टाइप ऑफ वायरिंग में सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर किसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है देखिए टीआरएस वायरिंग, ऑप्शन बी कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन सी कैजिंग कैपिंग, बोथ कंड्यूट एंड कैजिंग कैपिंग। देखिए करेक्ट आंसर जो इसका होगा इसमें ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंड्यूट भी है, कंड्यूट में भी आपको स्किल्ड लेबर चाहिए और कैजिंग कैपिंग के लिए भी आपको स्किल्ड लेबर होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया है एडवांटेज डिसएडवांटेज जो बता रहे थे टाइप ऑफ वायरिंग, तो उसमें मैंने बताया होगा एप्लीकेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसमें जाकर एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ कंड्यूट एंड कैजिंग कैपिंग वायरिंग, दोनों के लिए हाईली स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, पीवीसी कंड्यूट्स कैन बी बरीड। पीवीसी कंड्यूट्स कैन बी बरीड। पीवीसी कंड्यूट जो होता है कहाँ पे बरीड किया जा सकता है, प्लास्टर, लाइम, कंक्रीट, एनी ऑफ दी अबव। ठीक है, देखिए इसमें जो कंड्यूट जो होगा कहीं पे भी आप दीवार के अंदर जब करेंगे तो वहाँ पे आप प्लास्टर भी कर सकते हैं, लाइम जो है और कंक्रीट, एनी ऑफ द अबव, मतलब सब के अंदर रहेगा इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव, प्लास्टर, लाइम और कंक्रीट, तीनों आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो फ्यूज वायर का रेटिंग होता है वह किस में होता है, तो देखिए वोल्ट है, पहला ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, एम्पियर वोल्ट और एम्पियर आवर। तो फ्यूज जो होता है, फ्यूज का जो रेटिंग होता है वह एम्पियर में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार का रेटिंग हिंदी में दिया हुआ है वही चीज़, और किस में होता है, तो धारा कह सकते हैं। इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइड टू प्रिवेंट। देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, मतलब जो वायर होता है, वायर के ऊपर में देखते होंगे जो कंडक्टर रहता है उसके अंदर ऊपर पे इंसुलेशन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वह इंसुलेशन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन है करंट लीकेज, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मतलब ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। मतलब करंट लीकेज से भी बचाता है इंसुलेशन और शॉक लगने से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर, रेसिस्टेंस ऑफ अर्थ शुड बी। अर्थ का रेसिस्टेंस क्या होता है, मतलब जितना लो होगा, मतलब मिनिमम एज कह सकते हो। देखो कभी भी मैंने बताया होगा जब आप अर्थिंग पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे मैंने अर्थिंग बताया था कि बताया होगा कि जो अर्थ रेसिस्टेंस होगा वह मैक्सिमम आपका कितना है, 5 ओम। तो जितना कम रहेगा उतना अच्छा होगा। ठीक, जितना कम रहेगा उतना अच्छा होगा। तो ऑप्शन ए है देखिए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी हाई, ऑप्शन डी मिनिमम एज मतलब मिनिमम पॉसिबल। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, मिनिमम पॉसिबल। ठीक है, जितना कम हो सकता है उतना रखेंगे, बशर्ते एक ध्यान रखना है कि कभी भी ये 5 ओम से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा 5 ओम से कम ही अर्थ रेसिस्टेंस, देखिए होने का हो सकता है लेकिन हमें क्या करना है, अर्थ रेसिस्टेंस को मेंटेन करना है 5 ओम से कम, मतलब बिलो टू द 5 ओम आपको इसे मेंटेन करना है अर्थ रेसिस्टेंस को। तो करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा इसका, द मिनिमम पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट प्रिफर्ड फॉर अर्थिंग। अर्थिंग के लिए कौन सा लिस्ट प्रिफर्ड है, मतलब कम प्रेफर्ड किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्लेली सॉइल, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी ड्राई एंड रॉकी, ऑप्शन सी अर्थ मिक्स्ड विथ साल्ट एंड चारकोल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राई एंड रॉकी कॉइल। कहने का ये मतलब है कि इसका कौन सा अर्थिंग के लिए जो है कम प्राथमिकता दिया जाता है, किसको प्राथमिकता जो है सबसे कम दिया जाता है, तो क्लियर सॉइल। क्लियर का मतलब होता है सर चिकनी मिट्टी, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो लास्टली यूज कर सकते हो। ड्राई एंड रॉकी है मतलब सूखा और पथरीली इलाका। यहाँ पे जो है ना कम कह सकते हैं कि ऐसा एरिया में अर्थिंग प्रोवाइड मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब अर्थिंग होना चाहिए लेकिन अगर ऐसा एरिया है तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको अर्थ रेसिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ड्राई है और पथरीली इलाका है। तो ऐसे जगह पे मतलब कम प्रेफर किया जाता है, ऐसा कर सकते हैं। देखिए हिंदी में इसका आप देख लीजिए, हिंदी में आप कह सकते हैं कि निम्नांकित में किसे कम प्राथमिकता दिया जाता है अर्थिंग के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, शुष्क एवं पथरीली। नेक्स्ट देखिए, अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड
विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ये आपको मैंने बताया है 4 मीटर, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 5 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1.5 मीटर। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में है, देख लीजिएगा एक बार। द सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग ए लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी जो है उसमें जो सप्लाई चेंज किया जाता है, इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है AC, ऑप्शन बी DC, ऑप्शन सी बोथ एंड AC एंड DC, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। करेक्ट आंसर इसका देखिए होगा DC। तो बैटरी जो है जो चार्ज किया जाता है वो किससे किया जाता है? DC से किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कनेक्शन विथ द अर्थ इलेक्ट्रोड टू पॉइंट इज नॉट मोर देन। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कनेक्शन कह रहा है कि कितना, मतलब अधिक नहीं हो सकता है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से विथ द अर्थ इलेक्ट्रोड टू एनी पॉइंट इज नॉट मोर देन, कितना से अधिक नहीं हो सकता है। इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, किसी बिंदु से अर्थ इलेक्ट्रोड का जुड़ाव बिंदु से विद्युत प्रतिरोध का मान अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब सीधी बात कर रहा है, अर्थ रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 10 ओम, ऑप्शन बी 5 ओम, ऑप्शन सी 20 ओम, ऑप्शन डी 1 ओम। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 ओम। 5 ओम से अधिक जो है नहीं होना चाहिए अर्थ रेसिस्टेंस, कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम अर्थ रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया होगा 5 ओम, जब भी होगा उससे नीचा ही रहेगा। अगर अधिक होता है तो उसको फिर आपको अर्थ रेसिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आई रेगुलेशन द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ नो केस शुड बी लेस देन। मतलब IE रेगुलेशन के हिसाब से जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होगा किसी भी केस में किसी से कम नहीं होना चाहिए। देखिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होगा वो तो हाई रेसिस्टेंस है, ठीक है, अधिक होना चाहिए, जितना अधिक होगा उतना अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 5 मेगा ओम, 50 मेगा ओम, ऑप्शन सी 500 मेगा ओम और ऑप्शन डी जो है 0.5 मेगा ओम। तो IE रेगुलेशन के हिसाब से जो है कभी भी अर्थ इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। जब भी होगा 0.5 मेगा ओम से क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी का हिंदी में है लिखा हुआ, IE रेगुलेशन के अनुसार विद्युत रोधी प्रतिरोध किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द 0.5 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल लैंप्स अनलेस अदरवाइज required are to be hung at a height of meter above the floor level। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, प्रत्येक लैंप यदि आवश्यक नहीं हो तो टंगा होना चाहिए ऊंचाई पर 10 मीटर सतह से ऊपर की ओर। मतलब कह रहा है कि लैंप जो है वह कितने हाइट पर मतलब इंस्टॉल्ड होना चाहिए, फ्लोर लेवल से कितने हाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3.5, ऑप्शन डी 1। इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5। आपको मैंने बताया होगा कि जब कभी आप जो रूम का हाइट एज्यूम करते हैं, अगर मान लीजिए 4 लेते हैं या 3 ही लेते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि 4 के केस में आप 1 मीटर छोड़ते, तो देखिए 3 मीटर से एबव ही रहता है और बल्ब वगैरह फिक्स रहेगा। अगर आप मान लीजिए 3 मीटर लेते हैं या 3.5 मीटर रूम का साइज लेते हैं, तो उस केस में आप 0.5 सीलिंग से छोड़ते थे बल्ब वगैरह को फिक्स करने के लिए। तब उस केस में भी आपका जो है 3 मीटर ही आ रहा होगा। ठीक है, लगभग क्या हो रहा है, 3.5 के केस में भी 3 मीटर ही आ रहा था। तो इसका जब भी होगा तो 3.5 मीटर, मतलब 3 मीटर से अबव ही होगा। तो उस हिसाब से आप देखें तो ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 3.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में भी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, नो फ्यूज और स्विच इज टू बी प्रोवाइडेड इन कंडक्टर। मतलब कौन से कंडक्टर में फ्यूज या स्विच प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है। इसका हिंदी भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हिंदी में देखिए, कोई भी फ्यूज या स्विच नहीं जोड़ा जाता है किसके साथ? कौन से चालक के साथ? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो फ्यूज जो होता है किसके साथ कनेक्टेड रहता है? फेज में, कभी भी न्यूट्रल या अर्थ या न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा कि अर्थ वायर के साथ में या न्यूट्रल वायर के साथ में कभी भी फ्यूज को कनेक्ट नहीं किया जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए मोटर इज स्टार्टेड इट ड्रॉज करंट। करंट मतलब जब मोटर स्टार्ट होता है तब यह कितना करंट ड्रॉ करता है?
ठीक है। स्टार्टिंग करंट काफ़ी हाई होता है, लगभग 150% अधिक लिया जाता है, मतलब मोर अधिक होता है फुल लोड करंट से, ठीक है। ये भी मैंने बताया होगा फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन में आपको। तो इक्वल टू दी फुल लोड करंट, लेस देन फुल लोड करंट, मोर देन फुल लोड करंट, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोर देन द फुल लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर आपका हो गया। 20 नंबर देखिए, द व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट इज यूजुअली कनेक्टेड इन पावर सब सर्किट। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपको पावर सब सर्किट। तो पावर सब सर्किट में मैक्सिमम लोड कितना होता है? 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट और 800 वाट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3000 वाट। क्या होगा? ऑप्शन सी, 3000 वाट। देखिए 800 वाट जो होता है किसके लिए होता है? लाइटनिंग सब सर्किट के लिए होता है, ठीक है, लाइटनिंग सब सर्किट के लिए होता है। और 3000 जो होता है वह किसके लिए होता है? आपका पावर सब सर्किट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अगर आप थ्योरी इसका देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सवाल को, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें से आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिया हुआ है, कि मतलब 2 क्वेश्चन दिया है और में करके देगा, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब सर्किट रिक्वायर्ड इन ए हाउस वायरिंग इंस्टॉलेशन, एक्सप्लेन इन लूपिंग इन सिस्टम एंड जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ द वायरिंग। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है, क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। आप अगर नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इसमें से एक ये बना सकते हैं, या इसी का और में आपको दे दिया है, नेम द वेरियस टेस्ट रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर कनेक्टिंग ए न्यू इंस्टॉलेशन टू सप्लाई, एक्सप्लेन हाउ इज द पोलैरिटी टेस्टेड। तो ये और में दिया है, अथवा में जिसको बोलते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में आपको ये एक करना है, जो कि सेक्शन बी में आपको मैंने बोला था कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन करना है। उस दोनों क्वेश्चन में से आपको और में अथवा में रहेगा 2 क्वेश्चन, उस दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे आप कोई सा सवाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है, ये सेक्शन बी का ही है, इसमें से भी आपको अथवा में रहेगा 2 क्वेश्चन, उसमें से कोई एक करना है। तो 2 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अर्थिंग इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ अर्थिंग। ये भी आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो भी है सब बताया हुआ है। नेम द वेरियस टाइप ऑफ वायरिंग, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ कंड्यूट वायरिंग। इस दोनों क्वेश्चन में एक करना है आपको, ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन में एक करना है। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? 2 क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन का जो वैल्यू मार्क्स रहेगा वो 10, तो टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, वो कुछ इस प्रकार से है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड द टोटल कॉस्ट फॉर पीवीसी वायरिंग सिस्टम यूज्ड इन ए हॉल ऑफ 15 meter into 6 meter into 4.5 meter height. The hall is to be fitted with a fan point and light point. Make your own assumptions for the number of fan and light point and other missing data. देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसान से कर सकते हैं। एक रूम दिया हुआ है, जिस हॉल है, कह लीजिए रूम नहीं है, एक हॉल है, जिसमें से कि पीवीसी वायरिंग आपको करना है, ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। पीवीसी कंडक्टिंग सिस्टम है आपका यूज़ किया हुआ है, तो ये आपको करना है। और रूम का साइज दे दिया है 15 इंटू 6 इंटू 4.5 मीटर हाइट। अब बाकी अगर फ़ैन लगाना है और लाइट लगाना है, बस इतना ही दिया है, सॉकेट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आपका इच्छा करेगा तो आप लगा भी सकते हैं, और बाकी जो भी डेटा मिसिंग होगा उसको आप एज्यूम करके बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आप बनाए होंगे ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए कि स्मॉल वर्कशॉप हैज़ टू बी इक्विप्ड विथ द फॉलोइंग मशीनरी। एक स्मॉल वर्कशॉप है, उसमें कुछ मशीन लगा हुआ है, मशीन का भी हर चीज़ दिया हुआ है, रेटिंग वगैरह। देखिए 1 सेपर मशीन विथ 5 HP 415 वोल्ट 3 फेज मोटर एंड 1 लेथ मशीन 3 फेज 415 वोल्ट 3 फेज मोटर। ये 2 मोटर लगा हुआ है और दोनों मोटर का इंस्टॉलेशन करना है। ड्रॉ द वायरिंग डायग्राम एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ वायरिंग। इसमें क्या करना है कि इसके जो इंस्टॉलेशन में जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, या फिर इसमें क्या कॉस्ट आएगा टोटल उसको इंस्टॉल करने में, ये सारे के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहेंगे, जिसका कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, टोटल आपका पूरा हो जाएगा 70 मार्क्स। और बहुत ही आसान ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन क्वेश्चन आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का पैटर्न, आप आराम से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।